तो बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को नेशनल इनकम का मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम भी पूरा करा दिया था, है ना। तो अब अपन क्या काम करने वाले हैं, अब अपन आगे बढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, क्योंकि हालांकि ये बेसिक चैप्टर था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, लेकिन मैंने आप लोगों को पेंडिंग छोड़ दिया था ये बोलकर कि हम पहले मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट करेंगे, फिर मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम करेंगे जब आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में बताऊंगा। ठीक है, अब आप ये देखो, देख सकते हो कि इसके अंदर क्या चीज बता रखी है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर 2 सेक्टर इकोनॉमी और 3 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में बता रखा है। किसके बारे में? 2 सेक्टर इकोनॉमी और 3 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, तो देखो बेसिकली हमारी इकोनॉमी के अंदर देखो क्या चीज बता रखी है कि 2 सेक्टर इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं, सर्कुलर फ्लो के अंदर बताते हैं कि इकोनॉमी में फ्लो चलता है 2 तरीके के सेक्टर, एक है हाउस होल्ड और एक है फर्म। ठीक है, हाउस होल्ड से फर्म की तरफ उठ के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जाते हैं। ठीक है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये सब किसकी ओर जाएंगे? फर्म की ओर जाएंगे, वहां पर काम करने के लिए। प्रोडक्शन अगर होता है तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत होती है ना, तो फैक्टर सर्विसेज मतलब उठकर जाती है कहां पर? फर्म के अंदर काम करने। मैंने स्टेप नंबर 1 लिखा, और फिर फर्म की तरफ से उनको पेमेंट किया जाता है, फर्म की तरफ से उनको पेमेंट किया जाता है। ठीक है, किस चीज का? रेंट का, वेजेस का, इंटरेस्ट का, प्रॉफिट का। जैसे रेंट, लैंड के ऊपर रेंट पे करेंगे, लेबर को वेजेस पेमेंट करेंगे, कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करेंगे, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा, यानी रिवार्ड के रूप में इनको मिलता है। तो ये तो हो गया हमारा क्या, फर्स्ट और सेकंड स्टेप। ठीक है, अब थर्ड स्टेप के अंदर देखो क्या बात मैंने बताई है, क्योंकि लेबर जितने भी फैक्टर सर्विसेज थी ये फर्म की तरफ काम करने के लिए गई, प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन देखो बन के तैयार हो गया, यूनिट्स कितनी सारी यूनिट बन के तैयार हुई है ना। अब गुड्स एंड सर्विसेज इनको मिलेंगी, किनको? हाउस होल्ड को। जो हाउस होल्ड लोग काम करने गए थे फर्म के अंदर, अपने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए, और गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के बाद वो किसको मिले? हाउस होल्ड को मिले। ठीक है, अब हाउस होल्ड क्या काम करेगा? हाउस होल्ड ऐसे नहीं मिल जाएंगे हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड को खर्चा करना पड़ेगा, पैसों से खरीदना पड़ेगा। ये पैसे किसको मिलेंगे? अल्टीमेटली फर्म को। भाई फर्म के पास देखो गुड्स प्रोड्यूस होकर तैयार हुए पड़े हैं। ठीक है, अब हुआ क्या कि ये हाउस होल्ड फर्म का गुड्स कैसे परचेज करेंगे? पैसों से। तो एक तरीके से देखो फ्लो चल रहा है ना, हाउस होल्ड गया, मेहनत की, इनको इसके बदले में पैसे मिल गए। अब वही पैसे हाउस होल्ड ने किस पे खर्च किए? गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च किए जो फर्म ने बनाया था, और गुड्स एंड सर्विसेज किसको मिल गई? हाउस होल्ड को मिल गई। तो ये सर्कुलर फ्लो चलता है, फर्स्ट और सेकंड स्टेप, थर्ड और फोर्थ स्टेप। ठीक है, अब इसके अंदर अपन को ध्यान देने वाली बात क्या है कि फर्स्ट और थर्ड स्टेप यानी लैंड, लेबर, कैपिटल गए, और थर्ड स्टेप गुड्स एंड सर्विसेज लेकर आए। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये कहलाता है रियल फ्लो। और मनी फ्लो कौन सा कहलाएगा? सेकंड और फोर्थ स्टेप। आपको इनकम मिली और आपने खर्चा किया, ये कहलाता है मनी फ्लो। ठीक है, अब देखो फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड एंड देन बैक फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। ठीक है, हाउस होल्ड टू फर्म फैक्टर सर्विसेज जाते हैं। ठीक है, हाउस होल्ड से फर्म की तरफ लोग काम करने जाते हैं ना, तो कहते हैं हम फैक्टर सर्विसेज गए, और फर्म ने हाउस होल्ड को क्या दिया? फैक्टर पेमेंट कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? थर्ड स्टेप के अंदर फर्म से हाउस होल्ड की तरफ गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे। वो कैसे खरीदेंगे? जब हाउस होल्ड फर्म को क्या देगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देगा, यानी खर्चा करेगा उसके ऊपर। तो ये मैंने स्टेप वाइज भी बता दिया, आपको डायग्राम पे भी बता दिया। अब देखो, अब बात आती है स्टॉक वर्सेस फ्लो की। ठीक है, अ वेरिएबल इज अ मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, स्टॉक वेरिएबल जो है ना, आप इसको पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हो। ठीक है, अब देखो फोटो जो आप क्लिक करते हो, फोटो, तो फोटो के ऊपर टाइम लिखा हुआ आता है ना, तो फोटो क्लिक करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पर आता है कि 10:55 पर ये फोटो खींची गई, है ना। लेकिन वीडियो के अंदर क्या चलता है? ड्यूरेशन चलता है वीडियो रिकॉर्डेड में, 00 से मिनट से चालू होकर
सेकंड्स तक की वीडियो है, 30 सेकंड तक की वीडियो है, ऐसा होता है ना। तो जो वीडियो रिकॉर्डेड होती है वो क्या होता है, टाइम डायमेंशन होता है, और जो फोटो क्लिक होती है ना उसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता। तो मैंने स्टॉक को फोटो क्लिक से कंपेयर किया है क्योंकि उसके अंदर वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर है, उसमें किसी तरीके का कोई भी ड्यूरेशन नहीं है टाइमिंग का, ठीक है। स्टॉक टैंक में पड़ा हुआ ठहरा हुआ पानी है, ठीक है। ठहरा हुआ पानी जो है जो टैंक में, वो स्टॉक कहलाता है। लेकिन टैंक के अंदर जब पानी भर रहा है तो ये जो फ्लो चल रहा है ना पानी का, दैट इज द फ्लो। ये भरा ठहरा हुआ पानी नहीं है, ये भर रहा है पानी। तो जब पानी भर रहा है तो ये धारा जब चल रही है, ये दैट इज द फ्लो। तो फ्लो कंसेप्ट को और स्टॉक कंसेप्ट को समझना जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं आपके। अब आपसे पूछा गया नेशनल इनकम इज अ डैश कंसेप्ट, क्या स्टॉक कंसेप्ट है या फ्लो कंसेप्ट है? तो आप क्या बोलोगे, नेशनल इनकम कौन सा कंसेप्ट है? फ्लो कंसेप्ट है, ठीक है। यहां तक बात। इनकम, प्रॉफिट, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब चीजें क्या है, फ्लो कंसेप्ट है। स्टॉक कंसेप्ट कौन सा होता है? ठहरा हुआ, जैसे मशीन है, इक्विपमेंट है। देखो इनकम रेगुलर आएगी, खर्चे रेगुलर होंगे, है ना। तो ये सारे फ्लो कंसेप्ट बनते हैं हमारे। जो स्टॉक कंसेप्ट बनेगा, कैपिटल रुकी हुई है, वेल्थ रुकी हुई है, एसेट स्टैटिक है, रुका हुआ है ना, मशीन इक्विपमेंट रुकी हुई है, ये सब स्टॉक कंसेप्ट है। फिर मैंने आपको बताया था रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बारे में, ठीक है। तो अब देखो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को अपन को समझना है तो कैसे समझेंगे? 2000, 2005, 2010, 2015। 2000 2000 के अंदर देखो प्राइस क्या बात बता रखी है। अब देखो इसके अंदर देखो हमको 2000 के अंदर प्राइस क्या बता रखी है, बेस प्राइस है। प्राइस जैसे देखो जीडीपी निकालने का तरीका क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। प्राइस है 10, क्वांटिटी है 100, ठीक है। यहां पर देखो प्राइस है 12, क्वांटिटी है 90, है ना। फिर है प्राइस है 2010 में 20, क्वांटिटी है 80, 2015 में 30, क्वांटिटी है 70, है ना। तो रियल जीडीपी आपकी कैसे आएगी? देखो रियल जीडीपी कैसे आती है, आपने क्वांटिटी जो दे रखी है वो ले ली और प्राइस से इंटू कर दिया। ऐसे 90 की क्वांटिटी ले ली, प्राइस से इंटू करेंगे, लेकिन प्राइस करंट नहीं लेंगे, बेस वाली प्राइस लेंगे, कांस्टेंट प्राइस। अब देखो बेस प्राइस मैंने किसको मान लिया, सन 2000 को। तो अब आप क्वांटिटी लेते जाओ, 100, 90, 80, 70, और सबको मैंने किससे इंटू कर दिया, बेस प्राइस से। तो सबको मैंने अगर बेस प्राइस से इंटू करूंगा तो क्या हो जाएगा, 100 इंटू 10 1000, 90 इंटू 10 900। यानी क्वांटिटी मेरी बढ़ती चली जा रही है, प्राइस अगर सेम है तो मुझे पता लग जाएगा ना कि मेरी जीडीपी बढ़ रही है कि घट रही है। प्राइस तो सेम है, क्वांटिटी देखो कम होती चली जा रही है, तो इससे पता लग गया प्रोडक्शन कम हुआ है, रियल जीडीपी कम हुआ है, पता लग गया मेजर का। लेकिन मान के चलो अगर मैंने करंट मतलब प्राइसेस के बढ़ने की वजह से भी जीडीपी बढ़ती है, लेकिन एक्चुअल जीडीपी बढ़ना आप किसको बोलते हो, जब आपकी क्वांटिटी में प्रोडक्शन में ज़्यादा हो, ज़्यादा प्रोडक्शन हो, तब आप बोलते हो ना कि मेरी क्वांटिटी बढ़ गई है, मेरी जीडीपी बढ़ गई। लेकिन कई बार जीडीपी देखो प्राइसेस की वजह से भी बढ़ती है। देखो पहले 100 रुपये प्राइस, 100 क्वांटिटी थी, 10 रुपये प्राइस थी, 1000। अब क्वांटिटी देखो कम हो गई 90, लेकिन 12 आपकी प्राइस है। तो अब आप बढ़ा हुआ दिखा रहे हो, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो क्या ये जीडीपी बढ़ी हुई तो दिखाई जा रही है, लेकिन क्या वाकई जीडीपी बढ़ी है? क्वांटिटी तो कम ही हुई है, क्वांटिटी कम हुई है। जीडीपी की ओवरऑल प्राइस बढ़ी हुई आ रही है, वो जस्ट ड्यू टू इन्फ्लेशन की वजह से आ रही है कि प्राइसेस बढ़ चुकी है, महंगा हो गया प्रोडक्ट, इस वजह से जीडीपी बढ़ी हुई आ रही है। एक्चुअल में जीडीपी बढ़ी हुई थोड़ी ना। तो इसलिए बेटर मेजर कौन सा बताया है कि आप इसको कांस्टेंट प्राइस से, बेस प्राइस से लेते हुए चलो, तब आपको पता लगेगा, ठीक है। तो उम्मीद है यहां तक देखो बात आप सब बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो ये बात तो अपन को समझ में आ गई कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के अंदर कौन सा जीडीपी ज़्यादा बेहतर है, ट्रू पिक्चर कौन सा प्रेजेंट करेगा। अगर कल को एमसीक्यू आ जाता है कि रियल जीडीपी ज़्यादा प्रेजेंट करेगा ट्रू पिक्चर या नॉमिनल जीडीपी, तो आप आंसर क्या दोगे सर? रियल जीडीपी। अब आता है बात जीडीपी डिफ्लेटर। अब जीडीपी डिफ्लेटर अगर आपको आ जाता है तो आप क्या काम करने वाले हो, इसके अंदर फॉर्मूला पुट करने वाले हो, नॉमिनल जीडीपी। अब आपको निकालना आता है नॉमिनल जीडीपी कितना है, रियल जीडीपी ये भी आपको पता है, इंटू 100 कर देंगे तो जीडीपी डिफ्लेटर आ जाएगा। कैन रियल जीडीपी इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी, ऐसा पॉसिबल है?
कि रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी ठीक है बराबर हो जाए। देखो बराबर है ना, फर्स्ट ईयर के अंदर देखो दोनों बराबर है, 1000 बिल्कुल बराबर है। when it is the when is the real GDP and nominal GDP always be equal, लिख दिया ना मैंने, इन द बेस ईयर में। फर्स्ट ईयर आपका बेस ईयर था, बेस ईयर के अंदर देख लो दोनों बराबर है। नेक्स्ट अब देखो प्राइस इंडेक्स कहता है 120, नॉमिनल जीडीपी है 840, तो आपको निकालने को बोल रहा है रियल जीडीपी बताओ। तो प्राइस इंडेक्स की जगह मैंने प्राइस इंडेक्स लिख दिया, है ना। ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने इसी का, जीडीपी डिफ्लेटर का, जिसको प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं अपन। नॉमिनल जीडीपी 840 दे रखा है, रियल जीडीपी आर जीडीपी लिख दिया मैंने इंटू 100। अब सॉल्व करूंगा इसको अगर पूरा, तो 120 नीचे आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 700 आंसर आ जाएगा आपका। तो आपका रियल जीडीपी कितना हो जाएगा, 700। ठीक है, अब ये बात बता रहे हैं कि जीडीपी का वेलफेयर से क्या रिलेशन है। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से सुन के चलना। जीडीपी का मतलब है प्रोडक्शन बढ़ना और वेलफेयर का मतलब है खुशहाली होना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी 2013 के अंदर जीडीपी 100 यूनिट्स की थी और 2023 के अंदर जीडीपी 500 यूनिट्स की है। ठीक है, रिच को मिलते थे 30 यूनिट्स, पुअर को मिलते थे 70 यूनिट्स। ठीक है, और अब 500 यूनिट का प्रोडक्शन होने के बावजूद भी रिच को मिल रहे हैं सारे यूनिट्स, रिच को मिल रहे हैं और पुअर को बेचारे को एक मिल रहा है। तो आप क्या बोलोगे, क्या हमारा देश खुशहाल है? आंसर है नहीं। क्यों खुशहाल नहीं है? क्योंकि यार देखो, रिच और पुअर को करीब करीब बराबर बराबर मिलना चाहिए ना, चाहे रिच को कम मिल जाए, पुअर को लेकिन ज्यादा मिले प्लीज। हाँ, तो यहां पर देखो उल्टी सिचुएशन आ गई। तो आप क्या पाओगे, क्या कि तो वेलफेयर का जीडीपी से क्या देखा जाए तो सही संबंध है? आंसर है नहीं, है ना। इसके बाद देखो आगे क्या चीज आएगी, फिर आ रहा है यहां पर, अब नेक्स्ट आ रहा है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। अगर हम कंपोजिशन ऑफ जीडीपी देखें तो 2013 के अंदर 100 यूनिट है, 2023 के अंदर 500 यूनिट है। पहले कंज्यूमर गुड्स 80 बन रहे थे, ज्यादा बन रहे थे, डिफेंस गुड्स कम बन रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, 2023 के अंदर हालांकि देखो यूनिट तो बढ़ गए, लेकिन सारे के सारे डिफेंस गुड्स बढ़ गए, कंज्यूमर गुड्स तो बहुत कम हो गए। तो खुशहाली कब होती है, जब कंज्यूमर गुड्स बढ़ते हैं या डिफेंस गुड्स बढ़ते हैं? ऑब्वियसली बात है, कंज्यूमर गुड्स खाने को दाने नहीं है लेकिन हथियार बनाए जा रहे हो, तो वो बेकार है ना। तो इसलिए खुशहाली का जीडीपी के बढ़ने से कोई ताल्लुकात नहीं है। सेकंड पॉइंट ने भी साबित कर दिया कि दो पॉइंट तो हमको ऐसे लगने लगे कि खुशहाली एक अलग चीज है, जीडीपी एक अलग चीज है। अगर सोचो जीडीपी बढ़ रही है तो खुशहाली बढ़ जाएगी, तो मुश्किल है कहना। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, एक बार बताओ, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज का मतलब क्या है कि तू मेरे से एक चीज ले ले, मैं तेरे से दूसरी चीज ले लेता हूं, तो प्रोडक्ट का एक्सचेंज हो रहा है ना। ये तो एक अच्छी बात है, क्योंकि जिसको जिस चीज की जरूरत है उसको वो चीज मिल गई, ये भी खुश, ये भी, इसके भी खुश क्योंकि इसको भी ये चीज, जो चीज चाहिए थी वो मिल गई, इसने उसको दे दी, उसने इसको दे दी। तो यहां पर हम मान सकते हैं कि अगर नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज होता है तो खुशहाली बढ़ सकती है। एक्सटर्नलिटीज, ठीक है, एक्सटर्नलिटीज का मतलब क्या है कि जैसे पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज होगी, खूब पेड़ पौधे लग रहे हैं, तब वेलफेयर हो सकता है। लेकिन अगर सोचो खूब सारे आप जीडीपी बढ़ाने के चक्कर में अगर खूब सारी फैक्ट्रीज खोल रहे हो, बुरा जहर घुल रहा है हवा में, तो क्या वेलफेयर हो पाएगा? नहीं। तो बस यही सब चीजें बताई थी इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर आप लोगों को, और एक शॉर्ट समरी के अंदर आपको पूरा रिव्यू करके आना था कि क्या चीजें क्या नहीं। तो उम्मीद करता हूँ अब हमारे सारे चैप्टर कंप्लीट हुए। सर्कुलर फ्लो भी मैंने आपको, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट बता दिया, मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम बता दिया, और आपका जो चौथा चैप्टर था ना बेसिक कंसेप्ट, वो मैंने नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट में ही पूरा कर दिया था। तो उम्मीद करता हूँ नेशनल इनकम की पूरी यूनिट आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी।